नमस्ते। अमूमन फेसबुक या सोशल मीडिया पर लाइव या आजकल तो सक्रियता भी ना के बराबर है। तो बहुत दिनों से बहुत तरह के मन में द्वंद्व विचार आते रहते हैं और लगता है कि सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जो अपनी जो समस्या है और उसको वहाँ रखने से समाधान कितना होता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मन में ये रहता है कि जो मेरी जैसी समस्या अगर किसी को हो तो शायद उनको अगर ये सुने, कभी भी सुने, लाइव आ जाने के बाद कभी भी सुने तो शायद उनको कुछ सहूलियत हो। तो ये मन में भाव रहता है कि अपनी पीड़ा जैसी आप बीती अगर हम रखते हैं तो इस तरह के किसी की और दूसरे की समस्या हो तो उसे इससे हेल्प होता है। ये भाव मेरे मन में रहता है। तो आज पिछले 3 दिनों से मैं सोच रहा था कि अपनी बात रखूं और उसमें आज मैं अपनी बात रख रहा हूँ। पिछले 18 अगस्त को मैं हॉस्पिटल में अपने बहुत ही प्रिय परिजन को लेकर के हूँ और स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। और व्यवस्था को लेकर के मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से पढ़ा और कब, या मेरे खुद के मन में कहीं से आया या कहीं मैंने पढ़ा हो कि इस देश में या देश बड़ा हो गया, अगर अब अपने हम गांव या शहर की बात करें, शहर की भी बात करें, मोहल्ले की बात करें, सबसे जो छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है, उसकी ही बात करें तो तब तक सब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी व्यवस्था है, जब तक उस व्यवस्था से स्वयं का पाला नहीं पड़ता है। तो ये बात मैंने कहीं पढ़ी हो या मेरे मन की खुद की अपनी समझ हो तो इस बात को मैं हमेशा दोहराता हूँ और शायद तब तक दोहराता रहूँगा जब तक इसका कोई दूसरा स्वरूप मेरे सामने न दिखे, न समझ में आए। तो मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि इस देश में ये नहीं, अभी चूँकि वर्तमान की जो सरकार है तो ये सीधी सी बात है कि इस व्यवस्था को जिस समय जिनकी सरकार होते हैं, जिन पार्टियों की सरकार होती है तो उनका ये उत्तरदायित्व होता है, दायित्व होता है व्यवस्था को दुरुस्त करना। तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो तत्कालीन सरकार है, चाहे वो राज्य में हो, देश में हो, कहीं भी हो, ये उन पर स्वतः लागू होता है। तो एक सजग नागरिक होने के नाते जो समाज और सरकार में जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं का लाभ लेने के लिए अपनी क्षमता अनुसार हर व्यक्ति जागरूकता के अनुसार प्रयास करता है। तो मैंने भी कि अपने हेल्थ के खर्च को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, जब कोई इंसिडेंटल, कोई आकस्मिक कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए जो व्यवस्था है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो मैंने भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिछले 12-13 साल पहले से ले रखी है और कंटिन्यू उसको करता हूँ और बहुत से रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें, चूँकि आजकल का जो इलाज है वो बहुत ही खर्चीला है। लेकिन मैंने देखा है पिछले 13-14 वर्षों में कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, चाहे आपका सम इंश्योर्ड चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख हो, कितने का भी हो, जो व्यवस्था है हॉस्पिटल की, इंश्योरेंस कंपनी की, आप अगर चाहें कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लानिंग वे में साल में हम 25,000 50,000 जो भी प्रीमियम बनता है और प्रीमियम दे करके हमने फैसिलिटी अवेल कर रखा है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का, तो मन में एक पीस रहता है कि जब इस तरह के कोई कंडीशन आएगा तो हम जो है जाएंगे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। लेकिन अमूमन जब भी मैं हॉस्पिटल में आया हूँ पिछले 12-13 वर्षों में 4-5 दफ़ा आया हूँ,
तो अगर कहें तो व्यवस्था को लेकर के अनुभव पैसे खर्च करने के बाद भी बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हूं पिछले 13 वर्षों से। तो मैं अभी 18 अगस्त को जब यहाँ अपने एक बहुत ही प्रिय परिजन को लेकर के जब आया हॉस्पिटल में, पटना कंकड़वा में श्री साईं हॉस्पिटल है, तो जब वहाँ गया डॉक्टर इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा। देखने के बाद में जो डॉक्टर का था कि भाई इनको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पेशेंट की तकलीफ थी, जो मेरी अपनी जो समझ थी उसके अनुसार मुझे लगा कि कम से कम अगर 24 आवर हम मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे डॉक्टर और नर्स के समान, तो हमें ये होगा, सुविधा होगी इन चीज़ों को ये करने में, मैनेज करने में। तो मैं आया जब चूँकि इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा। देखने के बाद में डॉक्टर के भाव ये थे कि आप जो है ले जा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। और मैंने कहा कि नहीं, आप इसे 24 आवर ऑब्जर्वेशन में कम से कम रखिए। तो एक जो जजमेंट करने का जो एक भाव होता है, तो डॉक्टर के जजमेंट ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जब चाहे तब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। यानी वो उनका ये, मैंने जो अपनी समझ समझी, मैंने जो खुद को समझा और समझाने की कोशिश की कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि हम उस सुविधा का नाजायज़ लाभ लें। अगर आपको लेना है तो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप लीजिए। शायद वो क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तत्क्षण मैंने जो उन्हें पढ़ा, फिर मैंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी कि ऐसा है सर, मैं पिछले 13 साल से एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हूँ। मैं 13 साल से सर्विस दे रहा हूँ और मुझे मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी कैसे अवेल की जाती है, कैसे उसको उसका प्रोसीड्योर क्या है, कैसे वो सारी चीज़ों से मैं अवेयर हूँ। तो मेरे बात को मजबूती से रखने से तब उनका चेहरा जो था का रंग अलग आया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, जो TPA है वहाँ कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, वहाँ जाके बात कीजिए। वहाँ गया मैं, वहाँ उनसे बातचीत किया। लंबी प्रक्रिया जो थी वो शॉर्ट में कंप्लीट हुई। मैंने उनको भी बताना चाहा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, होम हेल्थ सर्विस। तो उनका है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जो पॉलिसी होल्डर हैं, आप हमारा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन कीजिए और जो स्टार हेल्थ के डॉक्टर हैं वो प्रक्रिया के तहत 10 मिनट आधा घंटे के अंदर आपको संपर्क करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। अगर लगेगा कि आप हॉस्पिटलाइजेशन का केस है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का वो सजेस्ट करेंगे। तो मुझे याद आया, अचानक मैंने उस फैसिलिटी का लाभ लिया और डॉक्टर से मेरी बात हुई। डॉक्टर से बात होने के बाद डॉक्टर ने आपको सुना और समझने के बाद, सुनने के बाद बताया कि आप जो है लिख दिया। डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेस्क्रिप्शन लिख के भेज देता हूँ, आप इसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आती है कहाँ पर, कंपनी को लगता है कि पेशेंट जो है बिना मतलब का हॉस्पिटलाइज होना चाहता है और पेशेंट को लगता है कि भाई कुछ भी हुआ तो मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं और मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही। तो शायद ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं सत्य है, इस पर ये मनोविज्ञान है, इस पर अलग से बात हो सकती है। तो कंपनी को लगता है, तो कंपनी ने इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उसने, स्टार हेल्थ कंपनी ने ऐसा किया है और कंपनियों ने किया होगा, उसकी मेरी जानकारी मुझे नहीं है। तो जब मैं आया, तो जब TPA में गया, जब कॉर्पोरेट ऑफिस में जब गया, तो मैंने चाहा कि देखिए, ये उनको बताना कि ये देखिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, और ताकि मेरा था कि जब स्टार हेल्थ के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप जो है इसको ज़रूर देखिए। लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया। उसके बाद में 18 को मैं एडमिट, हमारे अपने परिजन को एडमिट कराया। 19 को करीब 18 का शाम में 6 साढ़े 6 बजे, 19 को इन्होंने 3 बजे के आसपास में वो किया, क्लेम इंटीमेशन
के लिए इन्होंने कंपनी को सूचित किया। मेरे पास 6 बजे के आसपास में आता है मैसेज कि आपका क्लेम जो है हम अनेबल है, एबल नहीं है इसको एडमिट करने में। तो अनेबल टू एडमिट योर क्लेम यानी रिजेक्शन करके आया। तो रिजेक्शन करके आया तो ये प्रक्रिया, चूँकि थर्ड पार्टी जो एजेंसी है हॉस्पिटल और मेरे बीच में, जो थर्ड पार्टी एजेंसी जो हो गया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए हर हॉस्पिटल में एक टीपीए होता है, ये उनका काम है। लेकिन मैंने उनको, चूँकि मेरे पास गया था बातचीत करने, तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो बोला कि ये मेरा कॉलिंग भी है टीपीए का और व्हाट्सएप नंबर है। तो मैंने उनको कॉल किया कि मेरे पास जो स्टार हेल्थ का जो डॉक्यूमेंट आया है जिसमें रिजेक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें बता रखा है कि आप, उसमें बहुत सारा वो कन्फ्यूजन है। उसमें दे रहा है कि आपका पेशेंट 13 अगस्त को एडमिट हुआ है, और एक जगह उसका जो स्टार हेल्थ का ऐप है उसमें दे रहा है कि 13 अगस्त को एडमिट हुआ है, 14 अगस्त को डिस्चार्ज हो गया है और 19 अगस्त को कैशलेस क्लेम के लिए वो किया है, अपना दावा कैशलेस के लिए कि हमको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सर बिल्कुल 18 अगस्त को आपकी एंट्री हुई है और मैंने 18 अगस्त का एडमिशन का डेट रखा है 6:30 बजे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। सिर्फ मैंने इसी के लिए फ़ोन किया था उनको, कहीं हो सकता है टाइपिंग एरर हो, 13 अगस्त हो गया हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 18 अगस्त दिया है। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद में अब आता है, तो मैंने एक अवेयर नागरिक होने के नाते स्टार हेल्थ को लगातार, समझिए कि 6 बजे से मैं लगा रहा 8 साढ़े 8 बजे तक, और दुर्भाग्यवश इन 2 घंटों में उनका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से मेरी बात नहीं हो सकी। तो फिर मेरे मन में आया कि ऐसा करते हैं कि इस सारे केसेस को एक मेल ड्राफ्ट करते हैं और मेल ड्राफ्ट करके इसको मैं भेजता हूँ। तो 2 घंटे का मैंने टाइम लिया, जो भी मेरी समझ है, और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका लाभ लेते हुए, उसका सहयोग लेते हुए मैंने मेल ड्राफ्ट किया। मेल का जो एक सिंपल सा जो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ आपका मेल हमको मिल गया, इस पर हम ये करते हैं। और उसके बाद में लेकिन मेरी बात किसी से नहीं हो पाई। अगले दिन सुबह भी मैंने सोचा कि और इनके 1-2 जो मेल आईडी है उस पर मेल किया जाए, वहाँ मैंने इनको मेल किया। उसके बाद 10 बजे इसी क्रम में एक नंबर मिला था, 2 नंबर मिला था कि 10 बजे से 6 बजे तक ये नंबर है, इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो हमने उस 10 बजा संयोग से 10 बजे फ़ोन किया, बात होगी, पूरा डिटेल मैं बताया जो अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने ग्रीवांसेस सेल को, हमारे जो सीनियर ऑफिसर हो, आपको उसने मेल कर रखा, आपने, मैं मेल देख रहा हूँ, आपको 14 दिन के अंदर इसका समाधान मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि तब 14 दिन तक मैं यहाँ बैठा रहूँ हॉस्पिटल में? मैं तो इसलिए आया हॉस्पिटल में कि हाँ मैंने स्टार हेल्थ की पॉलिसी परचेज कर रखी है और जो मुझे कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आपके बात से मुझे लग रहा है कि मुझे अब तैयार होना पड़ेगा मेंटली कि पॉकेट से पेमेंट एट ए टाइम भी करना पड़ सकता है और रिम्बर्समेंट भी जाना पड़ सकता है। मैंने ये मन में रखा, उनसे बोला नहीं। मैंने कहा कि ऐसा है कि 14 दिन मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। सो मुझे ये नहीं मालूम है कि कब कहाँ मेल भेजना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि मैं लगातार पिछले 13 वर्षों से एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, एक नागरिक हूँ, सेवा, पैसा देता हूँ, सेवा ले रहा हूँ। तो उस नाते मुझे लगा कि मुझे मैं जो पेड कर रहा हूँ उसके एवज में सर्विस मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक, आप ऐसा कीजिए, एक नंबर ये है, ये सपोर्ट का नंबर है, सपोर्ट को आप फ़ोन कीजिए, अर्ली रिजोल्यूशन, अगर शीघ्र समाधान चाहते हैं तो। मैंने कहा ठीक है। वहाँ का भी अनुभव ही रहा, 2 घंटे तक मैं प्रयास करते रहा। 2 घंटे के बाद मैंने एक बार सोचा कि नहीं, इनका एक व्यवस्था है कि आप मुझे 9 नंबर डायल ये सेलेक्ट कीजिए और आपको जो है 10 मिनट के अंदर हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो है, उनके पदाधिकारी जो भी है, संपर्क कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 19 तारीख से शाम 6 बजे से लेकर के आज जो 12 बजे बढ़ रहा है, मैंने कम से कम 25 बार, गिना तो नहीं लेकिन 25 बार जरूर मैंने प्रयास किया होगा, लेकिन एक बार भी जो 10 मिनट के अंदर फ़ोन आने की बात है, फ़ोन नहीं आया पहला। फिर जब कल उनसे बात हुई तो मैंने उनको पूरा बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपका मेल देख रहा हूँ, आपने 9:23 पर मेल मुझे आपने भेजा है, मैं इसको हाईलाइट करके आगे भेज देता हूँ। तो फिर आगे उन्होंने भेजा। उसके बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया, मैंने टीपीओ के अप्रोच किया कि थोड़ा
री चेक किया जाए कि आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है, मैंने जो साइन करके आपको देखा है, पढ़ा तो नहीं, अमूमन पढ़ता नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते अमूमन। मैं देखा कि मैंने आपने क्या भेजा है, तो उन्होंने लिखा है कि देखिए सर मैंने 18 अगस्त और शाम का 6 साढ़े 6 बजे का डाला है। अब उसके बाद में क्या होता है ना कि उसमें जो रिजेक्शन का कारण उन्होंने बताया है, जो मेन जो विषय है, बिल्कुल अटपटा है। एक तो उनके तरफ से इतनी विसंगतियां है, इतने फैक्चुअल एरर है कि वो पेशेंट के फादर्स नेम में डाल रहे हैं चंद्रकिशोर पांडे, जबकि मेरे फादर्स नेम का चंद्रकिशोर पांडे नाम है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हेमरेज अनस्पेसिफाइड वायरल हेमरेजिक फीवर है। ये मेडिकल टर्म है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि देखिए मैं कॉमन मैन हूँ, मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी की कोई समझ नहीं है। मुझे तकलीफ अपनी भाषा में पेशेंट की अटेंडेंट जो तकलीफ है एक अटेंडेंट के नाते अगर पेशेंट नहीं बताता है तो ये जो मेरी अपनी भाषा है जिसमें सहज महसूस करता हूँ मैं बताता हूँ। मेडिकल टर्मिनोलॉजी से कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं है। तो ये रिजेक्शन का कारण उन्होंने बताया। उसके बाद में जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो उस रिजेक्शन के कारण में इसको हमारे पेशेंट को हेमरेजिक फीवर है ही नहीं, फीवरिश जैसा था, जो टॉप 2 स्टार के डॉक्टर ने लिखा कि इनको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। उसमें भी कहीं फीवरिश था कि 2 दिन से फीवरिश जैसा था लिखा हुआ है और बेटर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा था, मैं इसलिए बात करना चाह रहा था कि कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी भी की सरकार हो, किसी भी राज्य में, तो कमोबेश यही स्थिति है। और मैं जागरूक बार बार कह रहा हूँ कि जागरूक नागरिक हूँ। नागरिक होने के नाते जो देश में जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो भी कोई एक सरकार है, जो एक पक्ष है, उसके वो और विचार और भाव और समझ के अनुसार वो बदलता भी रहता है। तो किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ जाना मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दायित्व और फर्ज भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस पार्टी के साथ जा रहा हूँ, जिस पार्टी के विचारधारा के साथ आज की जो उसकी विचारधारा है जो देश हित में या समाज हित में अगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसकी बात, उसकी गलती को न उठाऊं। ये मेरी अपनी समझ कभी नहीं रही है आज तक। कभी मजबूरी बस चुप रहना अलग बात है, लेकिन कभी नहीं रही है। लेकिन हम आपसे, आप हमारे हैं तो हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप समाधान करें। बहरहाल यहाँ व्यवस्था सरकार की बात नहीं है, लेकिन चूंकि इन सारी चीज़ों को, जैसे IRDA इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका सबका सुप्रीम बॉडी IRDA है, तो IRDA और इस तरह की समस्याएं लगातार आ रही है। पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 वर्षों से कि लगातार आ रही है इस तरह की समस्या। हर कंपनी जो है 25-30 कंपनी भारत में अभी हेल्थ इंश्योरेंस के लेकर के सर्विस दे रही है। हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ किसी कंपनी का पॉलिसी हो, उसका सर्विस एक आध बार अच्छा हो, लेकिन मेरा अपना मतलब कि अगर वन लाइनर ऑब्जर्वेशन का है तो कमोबेश हर जो इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करती है वही है कि अब स्थिति ये हो गया है कि हमने कैशलेस हम क्यों लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? इसीलिए लेते हैं कि हमेशा हमारे पास पैसा नहीं रहता है। मान लीजिए कि अभी हमको 1 लाख 2 लाख रुपया ट्रीटमेंट में लगाना पड़े तो हमेशा हमारे पास पैसा नहीं रहता है। तो चलो भाई हमने कैशलेस सुविधा लिया है, लेकिन ये लोग इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, इस तरह से ये इतने बड़े हो गए हैं और बड़ा पैसा से होया जाता है। इनके पास इतने अथाह पैसे आ गए हैं कि सारे शुरू से सृष्टि का मैं बोलता हूँ कि सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर टिल नाउ और आगे भी शायद ये रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है कि पैसे वाले की जो है ताकत रहेगी, पैसे वाले का गठजोड़ रहेगा, पैसे वाला का काम होते रहेगा। ये मैं लगातार इस पर बोलता रहा हूँ। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इतनी बात करने के बाद ये लोग अभी तक क्या हुआ कि इन्होंने हमारा अभी क्लेम की अगर स्टेटस पे बात आती है तो ये क्लेम को लेकर लगातार मैं इनसे बात कर रहा हूँ। और मज़े की बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें इनकी तरफ से अनगिनत विसंगतियाँ है, अनगिनत उसमें जो है मिसडिस्प्रेंसी है और ये एक पॉलिसी होल्डर को कह रहे हैं कि आपके तरफ से कमियां हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब है कि कुछ लोग कहता है कि नहीं इस कंपनी का क्लेम आपने ले रखा है, तो बड़े ही विनम्रता से मैं कहता हूँ कि कमोबेश हर कंपनी का वही हाल है,
हर अस्पताल का वही हाल है, चाहे वो पटना का मेदांता हो, चाहे पटना का पारस हो, चाहे पटना का मेडिवर्सल हो, चाहे पटना का भी मैं फिलहाल अगर जिस हॉस्पिटल में हूँ, श्री साईं हॉस्पिटल और इससे जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है जगदीश मगीरर हॉस्पिटल, जो कि अब जगदीश मगीरर हॉस्पिटल भी श्री साईं हॉस्पिटल में ही कन्वर्ट हो गया है। यानी श्री साईं हॉस्पिटल ने उसका एक तरह से कहें उसका अधिग्रहण कर लिया है, परचेज कर लिया है। तो मैं अमूमन यहीं पर सर्विस लेता रहा हूँ। पहले इसके सर्विस मिला जुला करके मुझे अच्छा लगता रहा। इस बार इस हॉस्पिटल का भी सर्विस से थोड़ा सा हॉस्पिटल की सर्विस ने मुझे निराश किया है। तो बहरहाल, तो मान लीजिए जो एक मेरे जैसा व्यक्ति, जो मैं अपने आप को मानता हूँ कि थोड़ा सा जागरूक हूँ, और मैं पिछले 13 साल से मान लीजिए अगर सपोज दैट मैं 15,000 20,000 रुपया ही अगर ईयरली जमा करता रहा हूँ, तो अगर इस पैसे को मैं कहीं बैंक में रखता तो वो भी मेरे पास राशि रहती है। लेकिन चूंकि इमरजेंसी में हेल्थ एक्सपेंस कब 5 लाख खर्चा हो जाए, कब 2 लाख खर्चा हो, कोई नहीं जानता है। तो इस फैसिलिटी का को लाभ लेने के लिए मैं लगातार इसकी सेवा लेता रहा हूँ और प्रायोरिटी रखता हूँ कि कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का ग्रेस पीरियड के अंदर हर हाल में हमारा प्रीमियम पेड होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में यही है, वही जो मैं कह रहा था कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जब तक आपका उस सिस्टम से पाला नहीं पड़ता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ही उसका पाला पड़ता है लगता है कि इस दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। इसको बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, जिनको भगवान पर भरोसा है, जो भगवान भगवान पर भरोसा बोलते हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। और बाकी जो इनसे थोड़ा ऊपर जाती है, जैसे मेरा भगवान का कंसेप्ट कुछ और है, तो मैं बोलता हूँ कि सब इसको सुपर नेचुरल पावर, यूनिवर्स जो है इसको एक टाइम के और एक कैलकुलेशन के नाते इसको चला रहा है। बहरहाल, तो अब ये क्या है ना कि भाई इन परिस्थितियों में मेरी मजबूरी है, सबकी मजबूरी रहती है कि भाई सिस्टम तो हम मैंने बदलने की तो जहाँ तक से बात है तो वो मेरे बस की बात नहीं है, और उस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी पीड़ा आप अपनी इसलिए नहीं कि कोई बदलाव आ जाएगा इस सोशल मीडिया पर मेरे लाइव आने से, एकदम मैं कन्विंस्ड हूँ कि इससे कोई इस भाव से मैंने नहीं यहाँ लाइव आया हूँ। भाव सिर्फ यही है कि किसी को अगर इस तरह की पीड़ा हो तो वो पहले से तैयार रहे और मेंटली अपने आप को मजबूत रखे। और हम ये ना सोचे कि हमने अगर साल में 25,000 30,000 रुपये प्रीमियम दे दिया है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पॉलिसी हमने परचेज कर रखा है, तो हमको सारी व्यवस्थाएं बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ कहते आए हैं कि किसी के पॉकेट से पैसा निकालना दुनिया का सबसे कठिनतम कार्यों में से एक कार्य है। तो ये सच है। जब पैसा देना, बैंक में हम अपना पैसा देते हैं, बहुत सारा आसानी से जमा करते हैं। व्यवस्था के तहत जब लेना होता है तो कितनी प्रक्रियाओं का पालन करके लेते हैं, एक छोटी सी उदाहरण। और बाकी सर्विस लेना तो कहना ही नहीं है। और रही बात कि अब अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो इस हॉस्पिटल में 18 तारीख को डॉक्टर ने 4-5 जांच के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा था कि आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको और ईसीजी, ईईजी और सीटी स्कैन 18 को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखा था। सोचिए कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा चाहेंगे नहीं कि हमारा सर्विस फास्ट हो। हम पटना जैसे जो आने वाले दिनों में मेट्रो सिटी की ओर अक्सर हो रहा है, स्मार्ट सिटी तो हो चुका है सरकार के फाइल में, और मेट्रो सिटी की ओर अक्सर हो रहा है, वहाँ पर ये अगर हो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और जो जांच 2 घंटे के अंदर होना चाहिए उस जांच को 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिले, तो अब वही ईश्वर ही मालिक है इन सब व्यवस्थाओं का। और चूंकि नई व्यवस्था बनाने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम इस तरह की कोई व्यवस्था बना सके, तो जो व्यवस्था है उसी में झेलते हुए चलना है, चलते रहना है। तो अब समझिए कि इनको जो 18 तारीख को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये जांच होना चाहिए, ये 20 तारीख जो जांच 19 को सारे जांच हो जाने चाहिए थे, 20 को ये जांच रात में एक जांच हमारे इन्होंने 8 साढ़े 8 बजे कंप्लीट किया। डॉक्टर जो जिसके यूनिट में हमारा जो प्रियजन है वो जो है डॉक्टर को मैंने कल कहा कि सर सब जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप एक ओपिनियन अपना डाल दीजिए इसको पेशेंट को रिलीज करने का। तो उनका भाव था कि ठीक है, सो सब कुछ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा न्यूरो जो फिजिशियन है ईईजी का जो जांच जिनके यहाँ से आया हूँ उनका भी ओपिनियन ले लेना चाहता हूँ।
तो आप सुबह में चले जाइए, कोई दिक्कत। मैंने कहा ठीक है सुबह में चले जाता हूँ, सुबह में मैं जा सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, जिस डॉक्टर को कल रात 8 बजे आना चाहिए था वो डॉक्टर आज आए हैं कितने बजे, लगता है कि 12 साढ़े 11 बजे के आसपास। अब देखिए जो मेरे पिछले अनुभव है 4-5 केसेस का, अब मैं अभी गया जो अपना इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैं पूछने गया कि क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, मैं रिकन्सिडरेशन के लिए जो मेल कल मैंने किया था 3-4 बजे, उसका कोई जवाब नहीं आया है। फिर मैंने अपने पर्सनल लेवल पर जो हमारे कंसर्न है उससे मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे वो डॉक्यूमेंट भेजिए। मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजा। भेजने के बाद में अभी जब जा करके अब हम मुझे मालूम है कि 3-4 घंटे मिनिमम लगेंगे। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि एक आपका कोई प्रियजन जो है, आपका परिजन जो है, प्रियजन है, बहुत जो एकदम आत्मीय है, वो बीमार हो और आप एक सुविधा ले चुके हो कि हम कम से कम आर्थिक तौर से हम सुकून रहेंगे। आर्थिक जहां अगर 5 लाख 2 लाख लगाने की बात होगी तो मेरे पास पॉकेट से 50,000 1 लाख लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वहीं पर आपको मतलब कि चोट किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप और कितना विचलित होंगे। और वर्तमान फाइनेंशियल स्टेटस जो मेरा इंडिविजुअल है उसको देखते हुए परेशानी मेरी है। मैंने देखा कि यार, तो फिर अब मुझे लगा कि मुझे फाइनली वो भी ऑप्शन लेके चलना होगा कि मैं रिइम्बर्स पेमेंट इनको करूँ हॉस्पिटल को, क्योंकि ये तो मुझे जाने नहीं देंगे। इनको पेमेंट करूँ और रिइम्बर्समेंट में जाऊँ। रही बात कि मैं इन सब चीज़ों को कोर्ट अदालत में ले जा करके कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिवाय वहाँ भी मेरे पैसे खर्च होंगे, मेरी मानसिक शांति जाएगी। तो अब इस सब के पीछे उद्देश्य यही है कि इसके बाद में भी मैं कहता हूँ कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में हर हाल में लेना चाहिए, अगर ज़रा सा भी मेरा फाइनेंस अलाउड करता है तो। इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया जाए हम 10 बार, ईश्वर न करे, यूनिवर्स सुपर नेचुरल पावर न करे कि ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल 10 बार साल में 1 बार 2 बार जाने की, तो कम से कम मान लिया जाए जो मुझे बचत मिले 100% ना मेरा क्लेम हो, जो भी मुझे बचत मिले, अगर 20,000 रुपया 25,000 रुपया दूँ कि मुझे अगर हॉस्पिटल 50,000 1 लाख रुपया का ही सपोर्ट अगर कंपनी कर देती तो वही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अचानक पैसा हम कहाँ से लाएंगे, 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। तो उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी मेरा निर्णय है, दृढ़ संकल्पित हूँ मैं कि नहीं, पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए आपका, जिस कंपनी के साथ आपको ये होता है। लेकिन वन लाइन, सारी कंपनियों का एक ही स्थिति है, कोई फर्क नहीं है। सारे अस्पताल का एक ही स्थिति है, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप मोहल्ले का जिस अस्पताल का नाम ले लो, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेदांता, मेडिवर्सल, और जहाँ अभी है उसारी हॉस्पिटल, मेदांता, और तो खैर ताज होटल है, 5 स्टार है। पारस चले जाइए बेली रोड में, वो भी ताज होटल 5 स्टार है। तो ये बात अलग है। तो यही है कि इस व्यवस्था से में ही जीना है और परेशान भी होना है, परेशान भी रहना है। और व्यवस्था ये जानते हुए कि इस व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बहरहाल आप सब ने सुना, और शायद मैं आधे घंटा 45 मिनट जो भी मैं आपसे बात कर पाया अभी सुना, आगे कोई अगर इसको सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि मुझे बहुत खुशी इस बात की होगी कि चलो, अगर एक व्यक्ति भी, हमारा एक साथी भी इससे अपने आप को मानसिक तौर से मजबूत कर सका तो मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझूंगा। आप सबने, अभी जो लोग भी सुन रहे होंगे, आप उनको धैर्य के साथ जो सुन रहे होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अब मेरी कोशिश है कि इस तरह की बातें देखता हूँ मैं कितने दिनों तक मतलब सोच पाऊँगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और ख़ास करके मेडिकल नेग्लिजेंसी को लेकर के मेरे पास इतना बढ़िया एक केस है जिसको मैं पिछले 4 साल से जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ और मॉनिटर कर रहा हूँ। उसको लेकर बहुत बार इच्छा हुई कि लगातार एक एपिसोडिक बात किया जाए कि किस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंसी की जा रही है, और किस तरह से आज का परसेंटेज की बात तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अधिकतम डॉक्टर भगवान नहीं शैतान हो चुका है। आप कभी भी डॉक्टर के पास भगवान की भावना
के साथ अगर आपकी आस्था है, भगवान शब्द में आस्था है, तो कभी भी किसी भी चिकित्सक के पास, किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं भगवान की भावना से, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कुछ अपवाद होंगे आपके शहर में, इस देश में, उन अपवादों का मैं नहीं बोलूँगा। उनके प्रति वो सच में, उनके प्रति मेरी भी भावना बहुत अच्छी है, उनको सलाम है। लेकिन टोटलिटी में 9% नहीं बता पाऊँ, लेकिन अधिकतम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अब सिचुएशन बच गया है कि चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है आज भगवान है, बाकी बिल्कुल शैतान है। आप हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, जागरूक है, समझ है किस तरह से रोज़ आए दिन माने डॉक्टरों के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा लूट मचाई गई है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो बहरहाल पुनः धन्यवाद, आभार, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।